भारत और चाइना के नक्शे को बड़े ध्यान से देखा है? अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो तो वहां पर आपको दो छोटे देश भी दिखते हैं जिसका नाम है नेपाल और भूटान। ये इतने छोटे हैं कि भारत के अगर किसी बड़े स्टेट से इसे कंपेयर किया जाए तब भी ये उनसे छोटे ही मिलेंगे। और अगर आमतौर पर किसी बड़े देश की हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं तो कोई भी बड़ा देश अगर है और उसके आसपास कोई छोटा देश है तो हमेशा वो एक बड़ा देश ट्राई करता है कि उस छोटे देश पे हमला कर सके, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को लगा सके ताकि उसकी सीमा पर भी वो कब्जा कर सके। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि तिब्बत को कैसे चाइना ने इन्वेड किया था। अगर हम यूएसएसआर की बात करते हैं तो उसने भी कैसे क्रीमिया पर कब्जा करके उसे अपने अंदर मिलाया था। और अगर पोलैंड को ना भूला जाए यहाँ पर तो पोलैंड को भी ऑस्ट्रिया, रशिया और क्रूशिया ने मिलकर बांट लिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल और भूटान इतने छोटे हुए देश होते हुए भी भारत और चाइना के बीच आज भी स्वतंत्र खड़े हैं? इसका रीजन क्या है? थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर 500 साल पहले जब मुगल भारत पर राज किया करते थे और उसके बाद अंग्रेजों की बारी आई, पूरे देश पर उन्होंने राज किया, पर लेकिन क्यों? ऐसा रीजन था कि ये जो छोटे देश हैं उनकी रियासतों तक वो कभी भी पहुंच नहीं पाए। समझते हैं इसका रीजन क्या है। अगर हम 1947 की बात करते हैं तो उससे पहले नेपाल, भूटान और सिक्किम तीनों ही जो देश थे वो स्वतंत्र रहा करते थे। यानी वो हमेशा ट्राई करते थे कि जो भारत और चाइना के राजा हैं उनसे किस तरीके से वो जीत करके अपने देशों को स्वतंत्र ही बना के रखें। और इन देशों को फायदा इस चीज का मिला कि जब 500 साल पहले औरंगजेब भारत पर राज किया करता था तो उसको दक्कन से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। रिसेंटली एक मूवी आई थी छावा, जहां पर हमें समझ आया कि मुगल शासक जो औरंगजेब था उसका किस कदर जो है दक्कन से प्यार था और उन्होंने जाकर उस पर कब्जा जमाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। औरंगजेब ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन फिर भी वो दक्कन को हासिल नहीं कर। धीरे धीरे मुगलों का पतन होने लगा और वहां पर जो मराठा साम्राज्य था वो और बढ़ता गया और मराठा साम्राज्यों का जो परचम था वो लहरा गया पूरे दक्कन पर। तो ऐसा क्या रीजन था कि ईस्ट की तरफ यानी नेपाल और भूटान जैसी कंट्रियों पर किसी भी राजा ने जो है वो नजर नहीं लगाई इंडिया की तरफ से? जब इन मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था पूरे इंडिया को कब्जा करने के लिए और चलाने के लिए, तो उन्होंने छोटे छोटे प्रोविंसेस बनाए। उन प्रोविंसेस को ये रियायत मिली कि वहां पर एक अपना राजा होगा जो राज करेगा, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहना पड़ेगा, यानी टाइम टू टाइम उनको टैक्स देना पड़ेगा और जैसे भी ब्रिटिशर्स रखना चाहते हैं, जिन शर्तों पर रखना चाहते हैं उन प्रोविंसेस को, उनको वो सब मानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम 200 साल पुरानी घटना को याद करते हैं तो यहाँ पर नेपाल जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था। लगातार वो एक्सपेंशन कर रहा था और एक्सपेंशन करते करते जो उनका राजा था वो भूटान का कुछ हिस्सा, चाइना का, तिब्बत का वो इन्वेड कर रहा था। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो उनकी जो दुर्दशा थी, यानी उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था और उनको तिब्बत पर नजर पड़ी जो कि मिस्टिकल लैंड बोला जाता था। तिब्बत की जो पश्मीना थी उस पर जब अंग्रेजों की नजर पड़ी तो उन्हें लगा कि इस पश्मीना को अगर हम लंदन में जाकर बेचेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है मुनाफा हो। तिब्बत में जाने का जो रास्ता था वो नेपाल से हुआ करता था। अब अंग्रेजों ने बात करी नेपाल के राजा से कि हम ट्रेड करना चाहते हैं चाइना के साथ, तिब्बत के साथ पश्मीना का, लेकिन नेपाल के जो राजा थे वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप नेपाल में घुस नहीं सकते हो। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने नेपाल के साथ जो है वो वॉर शुरू कर दी और वॉर में लगातार नेपाल जो है उसका पतन होता गया। अब इस एक ट्रीटी भी साइन की जिसे ट्रीटी ऑफ सागोली कहा जाता है और उस ट्रीटी में ये कहा गया कि जो नेपाल है वो ट्रेड करने देगा ब्रिटिशर्स को, अगर वो चाइना या तिब्बत के साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनको संरक्षण देना पड़ेगा नेपाल को, यानी नेपाल पे दोबारा कभी वॉर नहीं कर सकता ब्रिटिश। ये बात तो हुई थी नेपाल की कि नेपाल को किस तरीके से वॉर करके संरक्षण मिला ब्रिटिशर्स से कि अब उनके पास कभी वॉर नहीं होगी उनके खिलाफ और वो एक स्वतंत्र देश बनकर जो है वो चलेगा। अब अगर हम सिक्किम की तरफ आते हैं तो सिक्किम को भी उन्होंने यही दर्जा दिया ब्रिटिशर्स ने, ट्रेड करने के लिए उन्हें भी संरक्षण के लिए प्रॉमिस किया गया कि आपको हम संरक्षण देंगे, आपके ऊपर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। भूटान के साथ एक दिलचस्प वाकया हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स को कभी ये समझ
समझ ही नहीं आया कि भूटान जो है वो चाइना की सीमा से लगता हुआ तो है लेकिन चाइना का पार्ट नहीं है। बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स यही सोचते रहे कि जो भूटान है वो चाइना का ही हिस्सा है। अब ब्रिटिशर्स ने सिक्किम पर युद्ध तो छेड़ा लेकिन बहुत ज्यादा पार्ट वो सिक्किम का ले नहीं पाए। तो यही वजह थी कि जो नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, वो ब्रिटिशर्स के राज में भी एक स्वतंत्र राज्य की तरह खड़े रहे, यानी उन पर कभी भी वॉर की आशंका नहीं हुई ब्रिटिशर्स की तरफ। और हम सब ये तो जानते हैं कि सिक्किम बाद में 1975 में भारत में ही विलीन हो गया, यानी भारत में उसको मर्ज किया गया और भारत का 22nd स्टेट बन गया सिक्किम। लेकिन नेपाल और भूटान है वो एक अलग देश के रूप में बने गए क्योंकि उनको संरक्षण दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि वो एक स्वतंत्र देश बने रहेंगे और उन पर कभी भी वॉर नहीं होगी। दोस्तों, अगर हम मैप से समझते हैं, जो भूटान और नेपाल है वो एक ऐसा देश है जो कि बफर स्पेस का भी काम करते हैं, यानी अगर चाइना के साथ वॉर की संभावनाओं को कम करना हो तो ये वो जो देश है वो स्पेस को भरते हैं। इस बारे में बात किया है कि क्यों इंडिया ने भूटान और नेपाल पे कभी भी वॉर नहीं छेड़ा या फिर अपने अंदर मिलाने की कोशिश नहीं की। अब बात करते हैं चाइना ने क्यों नहीं कोशिश की नेपाल को अपने अंदर मिलाने की। 1788 में वॉर हुआ था नेपाल और चाइना के बीच, जहां पर चाइना की जीत हुई थी और वहां पर भी एक ट्रीटी साइन हुई थी। चाइना जो है वो नेपाल पर अब दोबारा कभी भी वॉर नहीं करेगा और एज अ संरक्षण की तरह वो काम करेगा। वो रीजन मैं बताऊंगी जिससे ये समझ में आएगा कि क्यों नेपाल पर इंडिया ने या चाइना ने कभी भी वॉर करने की नहीं सोची। पहला रीजन तो ये है कि जो नेपाल है वो पूरी तरीके से हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है, जो कि काफी मुश्किल होता है। अगर हमारी मिलिट्री फोर्सेस हाई एल्टीट्यूड पर जाकर वॉर करती हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है। और दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि जो नेपाल की कंडीशन है, यानी वेदर कंडीशन है, वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है और विंटर्स में ये जो टेम्परेचर होता है वो काफी नेगेटिव में चला जाता है और ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती है किसी भी वॉर सिचुएशन पे, चाहे वो चाइना के साथ किया जाए या इंडिया के साथ किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि क्यों आज भी नेपाल और भूटान जो है एक स्वतंत्र देश की तरह खड़े हैं, जिसके साथ साथ दो बड़े देश लगते हैं यानी इंडिया और चाइना, और क्यों आज भी ये स्वतंत्र है बिना किसी डर के आज भी कि वॉर नहीं हो सकता इनके ऊपर कभी भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।